आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आखिर फेडरलिज्म को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, यानी फेडरलिज्म को व्यवहारिक तौर पर कैसे प्रयोग में लाया जाता है। इसी चीज को यहाँ पर कहा गया है कि हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। अब यहाँ पर कही गई है कि संविधान में कैसे फेडरलिज्म को इंप्लीमेंट किया जाए, इसके बारे में बहुत सारे प्रोविजन दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन केवल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन देने मात्र से ही फेडरलिज्म को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। कब तक? जब तक कि हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में, हमारी जो प्रजातांत्रिक राजनीति है, उस राजनीति में भी फेडरलिज्म के नियमों को पालन करना होगा, उसे प्रयास करना होगा लागू करने के लिए। और इसके साथ ही साथ जो हमारी आम जनता है, जो लोग हैं, लोगों को भी फेडरलिज्म की भावनाओं को समझना होगा। जब तक हम फेडरलिज्म की भावनाओं को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम फेडरलिज्म को जमीन पर नहीं उतार सकते हैं, व्यवहारिक तौर पर उतारा नहीं जा सकता है, चाहे कानून में कुछ भी दिया हो। अब ये देखना है आगे कि आखिर गवर्नमेंट ने फेडरलिज्म को सक्सेसफुली प्रैक्टिकल में लाने के लिए, व्यवहारिक तौर पर लाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, उसे अब हमें जानना है। और ये क्या है, 3 पॉइंट्स पर हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, जिसे बुक में यहाँ पर दी गई है। फर्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट का निर्माण करना। सेकेंड है लैंग्वेज पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी पर काम करना। और थर्ड है सेंटर स्टेट रिलेशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन किस प्रकार से कायम करना है या कायम होता है। तो इन 3 पॉइंट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लिंग्विस्टिक स्टेट। तो सबसे पहले ये जानेंगे आखिर लिंग्विस्टिक स्टेट होता क्या है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब ये हुआ कि किसी भी स्टेट का निर्माण करना जिसका आधार होता है जाति, धर्म, भाषा या वहां की कल्चर के आधार पर। तो जब कल्चर के, वहां के लोकल कल्चर के आधार पर या भाषा के आधार पर जब किसी भी राज्य का निर्माण किया जाता है, तो यहाँ पर वैसे स्टेट को लिंग्विस्टिक स्टेट के श्रेणी में रखा जाता है, लिंग्विस्टिक स्टेट के रूप में जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट कैन वी टेक? वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ये नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, इन स्टेट का जो निर्माण हुआ है वह लिंग्विस्टिक बेस पर हुआ है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? जब यह निर्णय लिया गया था तो इसका बहुत सारे लीडर्स ने विरोध किया था, इस बात से कि यदि हम भाषा के आधार पर किसी स्टेट का निर्माण करें तो हो सकता है यह हमारे देश की एकता के लिए खतरा होगा, यूनिटी के लिए खतरा होगा। लेकिन बाद में आने वाले समय में इससे यह प्रूफ हुआ कि यदि हम लिंग्विस्टिक आधार पर स्टेट बनाते हैं तो इससे हमारा नेशनल यूनिटी और भी मजबूत होता है और भी अच्छा होता है। और इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में भी काफी सुविधा मिलती है। तो यह लिंग्विस्टिक स्टेट का निर्माण करना हमारे लिए फ्रूटफुल रहा, न कि हार्मफुल रहा। तो यह पहला सक्सेस था, यह पहला सक्सेसफुल स्टेप था फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाने में, फेडरलिज्म को उतारने में। यह पहला प्रयोग था लिंग्विस्टिक स्टेट का निर्माण करना। नाउ सेकेंड वी विल टॉक अबाउट द लैंग्वेज पॉलिसी। तो चूंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, हालांकि हिंदी मैक्सिमम लोगों द्वारा यहाँ पर बोली जाती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी के डिग्निटी का ख्याल रखा है, हर किसी के सम्मान को बचाने का प्रयास किया है, सम्मान को बनाए रखने का प्रयास किया है। ऐसी बात नहीं है कि हिंदी अधिक बोली जाती है तो हिंदी को हम नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दें। इससे उन लोगों को हर्ट होगा जो दूसरी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जो हिंदी नहीं बोलते हैं। यदि हम उनकी भावनाओं को दरकिनार कर दें और हम हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करें तो हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में नहीं ला सकते हैं। और इसीलिए लैंग्वेज पॉलिसी को कॉन्स्टिट्यूशन ने देखा है और लैंग्वेज पॉलिसी पर काम किया है। तो लैंग्वेज पॉलिसी पर गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, कानून ने क्या काम किया है, इसे देखना है। तो यहाँ पर 21 लैंग्वेजेस को, हिंदी को छोड़कर 21 लैंग्वेजेस को शेड्यूल में लाया गया है। यानी कि शेड्यूल कहने का तात्पर्य यह हुआ कि उसे मान्यता दी गई है, जिसका प्रयोग
अलग अलग स्टेट अपने अपने स्टेट में लोग कर सकते हैं, संवैधानिक तौर पर कर सकते हैं, ऑफिशियल पर्पस के तौर पर कर सकते हैं। और हिंदी को यदि इंक्लूड कर दिया जाए तो टोटल 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज की श्रेणी में रखा गया है। जो अलग स्टेट है जहां पर हिंदी भाषा प्रयोग नहीं की जाती है वहां पर वे दो लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। कौन? इंग्लिश एंड सेकेंड क्या होगा? जो उस स्टेट की अपनी भाषा है। जैसे यदि कर्नाटका में जाए तो कर्नाटका में इंग्लिश का यूज होगा, प्लस वह स्टेट अपनी भाषा यानी कन्नड़ जो भाषा है, कन्नड़ लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज कर सकते हैं। इस तरह से संविधान ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी लैंग्वेज को अडॉप्ट करने का प्रयास किया है, सभी की भावनाओं को सम्मान करने का प्रयास किया है, और इसी प्रयास से हम फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है। तो ये थी लैंग्वेज पॉलिसी। नाउ तो वी विल डिस्कस हियर सेंटर स्टेट रिलेशन। तो अब हम यहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। यहाँ पर फेडरलिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को एक बहुत बड़ी रोल इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, भूमिका निभानी पड़ेगी, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन कायम करना होगा, मिलकर कायम करना होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? यहाँ दो कंडीशन हो सकते हैं। फर्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट रूल कर रही, जो रूलिंग पार्टी है, और यदि स्टेट गवर्नमेंट में उसका अपोजिशन पार्टी अगर रूल करती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, यानी दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करे, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करे। तो यदि ऐसा होता है तो इस कंडीशन में हम फेडरलिज्म के सिद्धांतों को, फेडरलिज्म को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, यह फेडरल स्पिरिट को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस बात पर हमें देखना होगा, गवर्नमेंट को देखना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को देखनी होगी। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, एग्जांपल यहां पर हम लेते हैं, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी का रूल हो और स्टेट गवर्नमेंट में भी बीजेपी का ही रूल हो, तो ऐसे कंडीशन में वह अपने प्रतिद्वंदी जो है, राइवल पार्टीज जो है, चाहे कोई भी पार्टी हो सकती है, उस पार्टी को डोमिनेट करने का प्रयास करेगी। तो ऐसे कंडीशन में भी, यदि ऐसा होता है, इस कंडीशन में भी फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है, इस स्पिरिट को नुकसान पहुंच सकता है, अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ मिलकर काम करना होगा और पार्टी की भावना से ऊपर उठकर देश के लिए काम करना पड़ेगा। संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फेडरल स्ट्रक्चर बनाया है, फेडरल सिस्टम को लागू किया है, उस फेडरल सिस्टम के लिए काम करना होगा। हालांकि अब हम बात करते हैं यदि, तो फ्रॉम 1990 से भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत सा बड़ा बदलाव आया है। अब वो समय नहीं रहा कि सेंटर में एक गवर्नमेंट है और वो लंबे समय तक बनी है, इसकी कोई गारंटी आज के समय में नहीं है। आज रीजनल पार्टियों का भी महत्व बढ़ गया है। जो लोकल पार्टियां हैं, स्टेट लेवल की पार्टियां हैं या क्षेत्रीय लेवल की कोई रीजनल पार्टी है, उनका भी महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है और उनका भी कंट्रीब्यूशन है, योगदान है सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाने में, केंद्र सरकार को बनाने में, जिसके कारण अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी किसी रीजनल पार्टी को या स्टेट गवर्नमेंट को अंडरमाइन नहीं कर सकती है, उसको डोमिनेट नहीं कर सकती है, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि बिना कोलिशन का, बिना गठबंधन के सरकार बनाना काफी मुश्किल हो चुका है। इस टॉपिक में हमने 3 बिंदुओं पर डिस्कस किया: लिंग्विस्टिक स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन। इसके माध्यम से हम लोगों ने यह देखा कि कैसे फेडरलिज्म को इंप्लीमेंट किया जा सकता है और फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।